जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। आज है 12 अक्टूबर 2024 और आज के करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करने वाले हैं। आप में से जो भी स्टूडेंट्स यूपीपीसीएस, यूपीएससी, बीपीएससी या किसी भी स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो लेक्चर को एंड तक जरूर देखिएगा। और बीपीएससी, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस और यूपीपीसीएस का स्पेशल बैच अगर आपको ज्वाइन करना है तो ज्ञान सर के ही स्पेशल बैच को ज्वाइन करें, क्योंकि यहां पर जीरो से लेकर सिलेक्शन तक पूरी प्रॉपर तैयारी करवाई जाती है। सब्जेक्ट वाइज और सिलेबस के अकॉर्डिंग हर एक चीज कवर की जाती है। तो दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके जो है वो बैच को ज्वाइन कर लीजिए। और ओनली करंट अफेयर्स के नाम से और स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के नाम से हमारे टेलीग्राम के चैनल है जिनको आप ज्वाइन कर सकते हैं, और इंस्टाग्राम के पेज को भी जरूर फॉलो करिएगा। यहां पर गवर्नमेंट एग्जामिनेशन से रिलेटेड आपको अपडेट्स मिलेंगी। तो आज कौन से टॉपिक्स जिनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। जॉनसन एंड जॉनसन का हिप इम्प्लांट केस, बहुत पुराना केस है ये। जॉनसन एंड जॉनसन एक कंपनी है जिसके बारे में आपने देखा होगा, उसके काफी सारे प्रोडक्ट्स आते हैं। इवन मुझे भी एक इंजेक्शन लगा था, वो जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी का ही लगा था जो जर्मनी से इंपोर्ट करवाया गया था। तो इनकी एक हिप इम्प्लांट करके केस जो है वो चल रहा है। आपको पता है हिप इम्प्लांट की सर्जरी जो है वो चलती है, होती है, राइट। तो उससे रिलेटेड एक केस है कि इन्होंने जो प्रोडक्ट का इस्तेमाल जो है वो किया, वो प्रॉपर स्टैंडर्ड्स के जो है वो नहीं थे, तो उसको लेकर एक इशू जो है वो सामने नजर आ रहा है। और पेशेंट्स को भी कुछ कुछ पेशेंट्स को कॉम्प्लिकेशंस हुए हैं, तो उसके कारण से केसेस फाइल हुए हैं। फिर इसके अलावा डायबिटीज के रिस्क को रिड्यूस करने से रिलेटेड एक आर्टिकल है। फिर इसके अलावा इंडिया जमाइका रिलेशनशिप को मजबूत बनाने से रिलेटेड एक आर्टिकल है। फिर मशीन लर्निंग से रिलेटेड आर्टिकल है। फिर इंडिया की एकेडमिक फ्रीडम डिक्लाइन हो रही है, उसके बारे में एक आर्टिकल हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो आइए पहले तो इस पूरे मामले को जो है वो समझते हैं। जॉनसन एंड जॉनसन जो प्रोडक्ट आपने देखा होगा, उसी की वो वही एक सेम कंपनी है जो कि हिप सर्जरी में जो हिप इम्प्लांट किए जाते हैं तो वो तैयार करती है, राइट। अब देखो, नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन, इन्होंने रिसेंटली फाइन लगाया है मल्टीनेशनल फार्मास्यूटिकल कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन के ऊपर 35 लाख रुपए का, कि वो डिफेक्टिव हिप इम्प्लांट प्रोवाइड करा रही है, सप्लाई करा रही है। हालांकि ये टॉपिक नया नहीं है, इससे पहले भी डिफेक्टिव हिप इम्प्लांट्स से रिलेटेड इनके ऊपर केसेस ऑलरेडी चल चुके हैं। अब ये हिप इम्प्लांट दिखता कैसा है पहले ये देख लो। देखो, अपन ने गूगल पे इमेजेस पे जो है वो सर्च किया तो इसमें देख रहे हो आप कि काफी, ये देखो, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये हिप बोन है, उसके पास में एक स्क्रू जो है वो लग जाता है। जब हिप बोन फ्यूज हो जाती है तो इसका मूवमेंट बिल्कुल खत्म हो जाता है, तब उस समय ये इस प्रकार के स्क्रूज वगैरह जो है वो लगाते हैं, राइट। हिप पे दिखाई दे रहा है आपको, आई थिंक थोड़ा ब्लर दिखाई दे रहा होगा, अब क्लियर हुआ है, हाँ। तो ये देखो, ये हिप जॉइंट पर जो है वो इस प्रकार से मेटल की जो है वो डिवाइस जो है वो लगाई जाती है। ये देखो, यहाँ पर देखो इस वाली फोटो को, तो आपको क्लियर समझ में आएगा। ये वाली हड्डी जो होती है ना, मूवमेंट करना जो है वो बंद कर देती है। तो बड़ी दिक्कतें आती हैं जिन लोगों को कैल्सिफिकेशन हो जाता है, फ्यूजन हो जाता है, राइट, हिप्स में। तो उनके लिए जो है वो बड़ी दिक्कत होती है, उनको ये पूरा ट्रांसप्लांटेशन जो है वो कराना होता है। तो बात समझ में आई आपको कि ये कैसा रहता है, कैसे ऑपरेट कर रहा है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। तो आपको एक चीज समझ में आएगी कि भैया जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी जो है वो इस प्रकार के घटिया प्रोडक्ट दे रही है, उसके चलते 35 लाख का फाइन इनके ऊपर लगाया गया। बट ये आज की बात नहीं है, पहले भी बहुत कई बार इनके ऊपर क्वेश्चन उठाया जा चुका है इनके हिप इम्प्लांट से रिलेटेड, राइट। अब आगे बढ़ते हैं। तो पहला पॉइंट तो हमें मार्क करने वाला ये मिल गया कि भैया हमारे एनसीडीआरसी ने ये बेसिकली 35 लाख रुपए का फाइन जो है वो लगाया है, राइट, डिफेक्टिव हिप इम्प्लांट के लिए। किसके ऊपर? जॉनसन एंड जॉनसन नाम की कंपनी के ऊपर। बस। नेक्स्ट, केस के अंदर 4 पेशेंट थे जिन्होंने कॉम्प्लिकेशंस इनके ऊपर हुए क्योंकि फॉल्टी मेटल ऑन मेटल हिप इम्प्लांट जो है वो लगाया गया, और जिसके चलते जो है वो हार्मफुल मेटल डेब्रिस जो है वो रिलीज होना शुरू हो गया उनकी बॉडी के अंदर। अब सोचो आप कि बॉडी के अंदर इस प्रकार से मतलब मेटल के एलिमेंट्स अगर डिस्ट्रीब्यूट होने लगेंगे तो बॉडी पेन करने लगती है ऑटोमेटिकली। क्यों? क्योंकि बहुत सारी एंटीबॉडीज है वो हमारी बॉडी रिलीज कर देती है और उसके ऊपर कंटिन्यूअस उस मेटल ऑब्जेक्ट के ऊपर अटैक करने लगती है और बहुत सारे प्रॉब्लम्स होने लगती है, इससे केमिकल वगैरह निकलता है, राइट। तो डिसीजन जो है वो ये कह रहा है कि भाई आज की डेट में जो है मेडिकल मेडिकल एथिक्स और पेशेंट के प्रोटेक्शन के अधिकार जो है हेल्थ केयर प्रैक्टिसेस में, उसको और बेहतर बनाने की आवश्यकता है। इसके अलावा जो फॉल्टी इम्प्लांट जो है, पर्टिकुलरली ASR एक्सेल ऐसे टेबुलर सिस्टम और ASR रीसरफेसिंग डिवाइसेस जो हैं, वो उनको वॉलेंट्री पूरे दुनिया भर में से बुलवाया गया था 2010 में, क्योंकि उनकी मैन्युफैक्चरिंग में डिफेक्ट्स थे। जैसे मैंने आपको बताया ना, बहुत पहले भी ये न्यूज जो है वो आ चुकी है, स्पेशली उसमें भी जॉनसन एंड जॉनसन जो है वो न्यूज में थे कंपनी। फिर इम्प्लांट्स के अंदर ये पाया गया कि ये एक्सेसिव अमाउंट में कोबाल्ट और क्रोमियम, ये चीज थोड़ा सा पूछा जा सकता है कभी कभी
कि इन डिवाइसेस से एक्सेसिव मात्रा में जो है वो क्या रिलीज हो रहा है, तो कोबाल्ट और क्रोमियम, जिसके कारण सीवियर कॉम्प्लिकेशंस हो जाता है। इसके कारण जैसे मैंने आपको बताया ना कि पेन हो रहा है, राइट, और मतलब स्ट्रक्चर खराब हो जाता है और फिर से दोबारा से आवश्यकता पड़ती है कि फिर से सर्जरी करवाई जाए। तो मेडिकल एथिक्स के बारे में बात करें, जैसे कि प्रिंसिपल ऑफ नॉन मेलिफियंस फिसेंस एंड बेनिफिसेंस, तो ये क्या होता है, गैर हानिकारिकता और परोपकार के सिद्धांत इसको बोलते हैं, राइट। तो ये फैक्ट आप थोड़ा सा जो है वो ध्यान में रखिएगा। तो मतलब ऐसे प्रिंसिपल्स का उपयोग करो आप मेडिकल के अंदर, मेडिकल फील्ड के अंदर, जिससे किसी को हानि ना पहुंचे, नुकसान ना पहुंचे। ये कह रहा है ये पर्टिकुलर प्रिंसिपल। और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करता है, क्योंकि एक हेल्थ केयर प्रोवाइडर जो है, जो हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइड करा रहा है, या मेडिकल कंपनी जो है, उनको ये इस चीज पर फोकस करना है कि पेशेंट्स को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। तो ये काफी अच्छी चीज है। ये प्रिंसिपल के बारे में थोड़ा सा आप लिख लेंगे आपके पास, तो काफी अच्छा रहेगा। फिर जैसे कि एक डेजी करके एक पेशेंट है, डेजी बारूचा, इन्होंने काफी बार सर्जरी अपनी करवाई, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ कि इनके अंदर फॉल्टी इंप्लांट जो है वो किए गए थे और इनकी डेथ हुई थी 2014 में। उससे पहले काफी बार इनकी सर्जरीज हुई और इतना कॉम्प्लिकेशंस बढ़ गया, जैसे कि ब्रेन ट्यूमर हो गया, राइट, क्योंकि मेटल जो था वो एक्सेसिव मात्रा में रिलीज हो गया, जैसे मैंने भी आपको बताया, कोबाल्ट और क्रोमियम, तो उसके कारण ब्रेन ट्यूमर तक हो गया, सोचिए आप। दूसरे विक्टिम की बात करें, जैसे कि उषा गुप्ता, फिर परुषोत्तम लोहिया, फिर ललिता राजपुरोहित, इन्होंने भी बहुत डिस्कंफर्ट फेस किया, इनको भी बहुत बार सर्जरीज करवानी पड़ी, और जिसके चलते जो है वो इनको भी काफी सारे कॉम्प्लिकेशंस हुए। और ये सब क्यों हो रहा था, क्योंकि डिफेक्टिव डिवाइसेस के चलते इनको मल्टीपल टाइम सर्जरीज करवानी पड़ रही थी। अब ये जो एनसीडीसीआर और कंज्यूमर प्रोटेक्शन है, उसका क्या रोल हम लोग को देखने को मिलता है। एनसीडीसीआर, जिसके बारे में भी हमने बात करी, नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन, ध्यान समझिएगा, ये एक क्वाजी जुडिशियल बॉडी हम लोग को देखने को मिलती है, जो कि 1988 में स्टैब्लिश हुई थी, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत। इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि क्विक और अफोर्डेबल रेजोल्यूशन प्रोवाइड कराना कंज्यूमर डिस्प्यूट्स के मामले में। अगर इस केस की अगर हम बात करें, जहां पर एनसीडीआरसी ने जॉनसन एंड जॉनसन को यह बोला कि भैया तुमने फॉल्टी इंप्लांट्स किए हैं, और कंपनी को यह बोला कि आपको 35 लाख रुपए जो है वो जुर्माने के तौर पर देना पड़ेगा, तो मतलब ये इसकी कैसी पावर हो गई, इसकी क्वाजी जुडिशियल पावर हो गई, राइट। कैसी पावर हो गई, अर्ध न्यायिक पावर हो गई इसकी, कि भाई जैसे जुडिशरी के पास पावर होती है फाइन इंपोज करने की, पेनाल्टी इंपोज करने की, वैसे ही सेम इसके पास पावर हम लोग को देखने को मिल रही है। बात यहां तक समझ में आई, आगे बढ़ते हैं। फिर सेक्शन 21 जो हम लोग को कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का देखने को मिला, उसके तहत एनसीडीआरसी जो है वो हैंडल करती है कंप्लेंट्स जिसकी वैल्यू 2 करोड़ या उससे ऊपर की हो। तो ये फैक्ट आप ध्यान में रखेंगे कि एनसीडीआरसी सिर्फ उतनी कंप्लेंट्स हैंडल करेंगी जो 2 करोड़ या उससे ऊपर की वैल्यू को, यानी कि बड़ी कंप्लेंट्स जो है उस पर एनसीडीआरसी जो है वो कार्रवाई करेगी। कंज्यूमर्स डिससेटिस्फाइड है इस डिसीजन से, जो कि डिस्ट्रिक्ट फोरम और स्टेट कमीशन के द्वारा दिया गया, इसलिए इनके पास केस जो है वो पहुंचा एनसीडीआरसी के पास, क्योंकि एनसीडीआरसी एक अपेलेट अथॉरिटी भी है। क्योंकि अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अगर आप कंज्यूमर फोरम पे जाएंगे और वहां से आप खुश नहीं, तो फिर आप स्टेट लेवल पे जाएंगे, और स्टेट लेवल पे खुश नहीं तो आप एनसीडीआरसी के पास जाएंगे। इसीलिए ये वाला मामला जो 35 लाख का आया है वो एनसीडीआरसी के पास इसलिए आया है क्योंकि वो अपील के थ्रू जो है वो आया गया है, राइट। फिर एनसीडीआरसी से भी अगर कोई खुश नहीं होते हैं तो फिर वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में अपील कर सकते हैं अगर जरूरत पड़े तो ये आपको समझ में आया। नेक्स्ट, अब कुछ एथिकल इश्यूज हम लोग को देखने को मिल रहे हैं मेडिकल प्रैक्टिसेस के दौरान। एक इंपॉर्टेंट इशू इस केस में हम लोग को यह देखने को मिला कि इन्फॉर्म्ड कंसेंट नहीं था, यानी कि पेशेंट्स को बताया नहीं गया था कि क्या रिस्क जो है वो हो सकता है अगर आपकी मेटल ऑन मेटल इम्प्लांट जो है वो किया जाएगा। तो सबसे पहले तो रिस्क के बारे में डॉक्टर्स को या मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं उनको जानकारी देनी चाहिए पेशेंट को, जो कि यहां पर नहीं दी गई थी। एथिकल मेडिकल प्रैक्टिस के अंदर पूरी तरह से डिस्क्लोजर होता है रिस्क का और ऑल्टरनेटिव्स का। जैसे होता नहीं कि कंसेंट फॉर्म जो है वो साइन करवाया जाता है, बड़ा डेंजरस होता है ये। जब इंसान की लाइफ में जब ये चीज आती है ना कि जब उसको सामने वाला जो बेड पे उसके बारे में डिसीजन लेना पड़ता है, और क्लियरली जब उसमें लिखा रहता है ना बिल्कुल हाईलाइट करके डेथ,
इट कैन कॉज टू डेथ ऑल्सो। तो बाप रे, तब बड़ा डर लगता है, तब साइन करने में भी हाथ कपकपाते हैं। मेडिकल एथिक्स डिमांड कर रही है कि स्ट्रिक्ट प्रिवेसी ऑफ पेशेंट डेटा, कि भाई पेशेंट का डेटा जो है वो पूरी तरह से गोपनीय रखा जाए, बट पर्याप्त उपाय नहीं लिए जा रहे हैं पेशेंट की कॉन्फिडेंशियलिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए। और ये अगेन एक चैलेंज बना है इंडिया के अंदर, जो कि है प्रिवेसी का। जॉनसन एंड जॉनसन के केस की अगर हम बात करें तो उससे ट्रस्ट तोड़ दिया है पेशेंट और हेल्थ केयर प्रोवाइडर के बीच में, जो अगेन एक प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट कर रहा है हेल्थ केयर के कमर्शलाइजेशन को लेकर, कि भाई इतना हेल्थ केयर सेक्टर अंधा हो गया पैसे कमाने के चक्कर में कि पेशेंट को कॉम्प्लिकेशन हो रहा है या उसकी जान जा रही है, उससे उसको कोई मतलब नहीं है। दे आर जस्ट फोकसिंग ओनली ऑन मनी। नेक्स्ट, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एथिकल जो है, ये जो वायलेशन हो रहा है, ये बेसिकली हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर हम लोग को देखने को मिल रहा है कि इसमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी इंक्लूडेड है, जहां पर हेल्थ केयर प्रोफेशनल जो है वो फाइनेंशियली बेनिफिट करते हैं, राइट, स्पेसिफिक प्रोसीजर या डिवाइसेस को रिकमेंड करके। देखा होगा आपने, मैंने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि डॉक्टर के पास जब आप दिखवाने जाते हो तो क्लिनिक के बाहर काले कलर के बैग पकड़ के कुछ लोग जो है वो बैठे रहते हैं, ब्लैक कलर या ब्राउन कलर के बैग पकड़ के, सूट बूट पहन के, टाई वाई में, है ना। तो दीज पीपल आर एजेंट्स, जो किसके होते हैं, मेडिकल कंपनीज के, जो अंदर जाके डॉक्टर को बोलते हैं कि सर आप हमारी दवाई रिकमेंड करिए, हम आपको फॉरेन ट्रिप प्रोवाइड कराएंगे, सर आपको ये इतना टारगेट आप अचीव कर दीजिए, आपको BMW गिफ्ट हमारी तरफ से। सोचिए, और फिर तुरंत की तुरंत एक पैकेट दे के जाया जाता है। वो डिपेंड करता है कि डॉक्टर कितने बड़े हैं, 1 करोड़ तक का भी पैकेट छोड़ के जाया जाता है कि सर लीजिए, दिस इज फ्रॉम अवर साइड, अ स्मॉल गिफ्ट फॉर यू। स्मॉल 1 करोड़ इज अ स्मॉल गिफ्ट फॉर देम, फ्रॉम देम। नेक्स्ट, कंज्यूमर रिड्रेसल मैकेनिज्म को स्ट्रेंथन करना आज की डेट में ये बहुत ज्यादा जरूरी है, जहां पर आप शिकायत कर सकें और आपका निवारण हो सके उपभोक्ताओं का, कंज्यूमर का। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन को हेल्थ केयर की फील्ड में इंप्रूव करना है। गवर्नमेंट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए जो है वो एक एफिशिएंट ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन जो है वो एस्टैब्लिश करे, ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म जो है वो एस्टैब्लिश करे, और एक नेशनल कंज्यूमर लोक अदालत हेल्पलाइन जो है वो क्रिएट करने की सख्त आवश्यकता है, जिससे कि जल्दी से जल्दी रेजोल्यूशन जो है वो हो सके कंज्यूमर की कंप्लेन का। और ये लीगल अथॉरिटीज और कंपनीज के कोलैबोरेशन के साथ होनी चाहिए। हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को ट्रेन करो कि और बेहतर तरीके से वो ट्रांसपेरेंट रहें, पेशेंट सेंटर्ड केयर करें। भाई केयर करते समय ध्यान में रखें पेशेंट को, ना कि पैसे को। इंस्टीट्यूशन जो है वो ओपन डायलॉग्स जो है वो कंडक्ट करें एथिकल डिलेमा से रिलेटेड, जिससे कि ट्रस्ट जो है वो डेवलप हो। एक स्ट्रक्चर्ड कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल जो है वो लागू किया जाए, जिससे कि इस प्रकार के मेडिकल एरर्स को रिड्यूस किया जाए और इंश्योर किया जाए कि पेशेंट जो है वो पूरी तरह से अपने ट्रीटमेंट के ऑप्शंस को समझे और उसकी रिस्क के बारे में समझे कि उसको क्या क्या रिस्क जो है वो फेस करना पड़ सकता है। सो दिस इज द कंप्लीट टॉपिक। तो एक बार मैं रिकॉल करा देता हूं हमने क्या क्या चीजें पढ़ी इस टॉपिक के अंदर। तो पहली चीज हमने देखी कि जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी के ऊपर 35 लाख रुपए का जुर्माना लगा है। क्यों? डिफेक्टिव हिप इम्प्लांट्स को लेकर। अब क्वेश्चन आएगा कि एनसीडीआरसी के पास मामला कैसे चला गया? वो तो भैया 2 करोड़ से ऊपर के केसेस बस देखती है। तो भैया ऐसे ही गया कि पहले वो डिस्ट्रिक्ट फोरम पे गए, वहां से उनको हेल्प नहीं मिली, तो मतलब रेजोल्यूशन प्रॉपर उनको समझ में नहीं आया डिस्ट्रिक्ट का, तो वो स्टेट के पास अपील करी, स्टेट का समझ में नहीं आया तो वो एनसीडीआरसी के पास उन्होंने अपील करी। और अगर एनसीडीआरसी के भी समझ में नहीं आएगा तो ये जो हम लोग को देखने को मिलते हैं विक्टिम्स, पीड़ित लोग जो है वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं। क्लियर? ये वाला प्रोसीजर आपको समझ में आ गया है। अब इसके अंदर जो हो रहा है कि ये जो इम्प्लांट्स हो रहे हैं उसके अंदर 2 प्रकार के मेटल कोबाल्ट और क्रोमियम हम लोग को देखने को मिल रहा है, जो एक्सेसिव मात्रा में रिलीज हो रहा है। उनके रिलीज होने के कारण कई केसेस में लोगों की डेथ भी हुई है, जो देखने को मिला है ऑलरेडी। एक विक्टिम की डेथ जो है वो इसी कारण हुई है, ब्रेन ट्यूमर जो है वो उनको हो गया था, राइट। तो वो चीज भी हमने केस स्टडी के तौर पर देखी। एनसीडीआरसी के बारे में बात करें तो ये कॉजी जुडिशियल बॉडी है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत 1988 में जो है वो चालू की गई थी। फिर इसके अलावा एनसीडीआरसी जो है वो कंप्लेन हैंडल करती है 2 करोड़ या उससे ऊपर के मामलों की, जिसके बारे में मैंने अभी आपको ऑलरेडी बता दिया। आज की डेट में कुछ मुद्दे चल रहे हैं मेडिकल प्रैक्टिसेस को लेकर, जैसे कि पेशेंट्स को प्रॉपर जानकारी नहीं दी जाती है रिस्क के बारे में। दूसरा, कई बार हमें देखने को मिलता है कि पेशेंट का डेटा जो है वो लीक हो जाता है, जिसके कारण से पेशेंट जो होते हैं वो कई बार
इस कमर्शियलाइजेशन के जाल में फंस जाते हैं, राइट। पर कई बार कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है, डॉक्टर जो है वो पेशेंट की केयर से ज्यादा अपनी जेब गर्म करने पर फोकस करते हैं। फिर हमें जो है वो आज की डेट में नेशनल कंज्यूमर लोक अदालत हेल्पलाइन लेकर आनी चाहिए और मेन फोकस करना चाहिए कि सबसे पहले तो एथिकल अवेयरनेस जो है वो बढ़ाई जाए हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के बीच में, कि भाई उनको एथिकली मतलब नैतिक जागरूकता उनको बढ़ाना जरूरी है, राइट। कि लोगों को जो है वो इंसान के तौर पर जो है वो सोचे, ना कि सिर्फ एक उसके तौर पर कि भाई ये तो जो है वो तो पैसे, मेरे पैसे बनाने का जरिया है, ऐसा नहीं सोचना है ना। ट्रांसपेरेंसी रखनी है, प्रॉपर रिस्क के बारे में पेशेंट्स को बताना है। फिर सबसे मेन इंपॉर्टेंट कि अ, उस प्लेटफॉर्म को हम लोग स्टैब्लिश करें, रेडी करें, बेहतर बनाएं, जहां पर कंज्यूमर जाकर अपनी कंप्लेन कर सके और उसको उचित समय पर जो है वो रेजोल्यूशन मिल सके। तो ये था पूरा वाला टॉपिक। उम्मीद करता हूँ पूरी चीज आपको अच्छे से क्रिस्टल क्लियर समझ में आई होगी। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। डायबिटीज के रिस्क को रिड्यूस करना पड़ता है। डायबिटीज इतनी खतरनाक है कि एक कंट्री की जीडीपी तक को खा सकती है। सोचो आप, इतना बड़ा स्टेटमेंट मैं आपको दे रहा हूं। सो एक क्लिनिकल ट्रायल इंडिया के अंदर हम लोग को देखने को मिल रहा है, जो कि हाईलाइट कर रहा है रोल ऑफ एडवांस ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स इन डायबिटीज, showing that low age diet can reduce insulin resistance and inflammation। देखो बहुत सिंपल शब्दों में मैं आपको समझाऊं तो एक क्लिनिकल ट्रायल चला, पहला पॉइंट इंडिया के अंदर, उसने क्या चीज जो है बताई, एडवांस्ड ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स, जिसको एज बोलते हैं, एडवांस ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स, जो डायबिटीज के अंदर हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। तो ये शो कर रहे हैं कि जो कम एडवांस ग्लाइकेशन एंड वाले जो प्रोडक्ट्स होते हैं, यानी कि वो डाइट्स हम लोग को देखने को मिलती है, वो रिड्यूस कर सकती है इंसुलिन रेजिस्टेंस को और इन्फ्लेमेशन को। तो सिंपल शब्दों में डायबिटीज पेशेंट्स में अगर एक लो एज डाइट का इस्तेमाल करेंगे तो इन्फ्लेमेशन यानी कि सूजन जो है वो कम हो सकती है, इंसुलिन का रेजिस्टेंस रिड्यूस हो सकता है, यानी कि बॉडी के अंदर एक्सटर्नल इंसुलिन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो लो एज डाइट में अगर रहते हैं लोग तो आपको ये एज के बारे में पता होना चाहिए। एडवांस्ड ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स, बात समझ में आ रही है अभी? देखो ये ट्रायल जो है उसको फंड किया है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने, जो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर आती है, और इसकी रिपोर्ट जो है वो पब्लिश हुई है इंटरनेशनल जर्नल ऑफ फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन में। फिर इंडिया जो है वो रिकॉग्नाइज करती है एज अ डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया जो है वो डायबिटिक कैपिटल है पूरे दुनिया भर में। 101 मिलियन से भी ज्यादा इंडिविजुअल्स इंडिया के अंदर इस डिजीज से सफर कर रहे हैं। जो बोलते हैं ना हम लोग शुगर हो गई है, ये डायबिटीज होती है। और ये केसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। क्यों बढ़ गए हैं? अल्ट्रा प्रोसेस्ड एंड फास्ट फूड कंजम्पशन के कारण, जो आज की डेट में इंडिया के अंदर लोगों का बिहेवियर चेंज हो गया है, ईटिंग बिहेवियर, लोग फास्ट फूड की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, उसके कारण से ये डायबिटीज के केसेस और ज्यादा बढ़ गए हैं। तो ये एज का क्या इंपैक्ट है हेल्थ पर? तो ये एज मतलब ये एज से नहीं है ना, उम्र से नहीं है। एज का मतलब है एडवांस्ड ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स, एज। तो पहली चीज तो बात करें, एज जो है ये हार्मफुल कंपाउंड होते हैं। ये जब बनते हैं जब शुगर जो है वो प्रोटीन के साथ रिएक्ट करता है या फैट के साथ रिएक्ट करता है, जब कुकिंग होती है हाई टेम्परेचर में, जैसे फ्राइंग प्रोडक्ट या रोस्टिंग। तो याद रखना, जब भी कोई खाना जो होता है उसको फ्राई करते हैं या रोस्ट करते हैं, तब शुगर जो है वो प्रोटीन के साथ रिएक्ट करेगा और उस समय जो है वो एज बनेगा, राइट। तो अब आपको एक चीज समझ में आ गई कि एज क्या है। सिंपल शब्दों में ये तला हुआ खाना, जो ये तला हुआ खाना जो होता है वो होती है एज। और दे आर लिंक टू इन्फ्लेमेशन, इसके कारण जो है वो सूजन बढ़ती है और उसी के कारण डायबिटीज होती है। फिर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस भी होता है, इम्बैलेंस होता है फ्री रेडिकल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स में, जिसके कारण से सेल तक डैमेज होते हैं। तो आपको क्या क्या पॉइंट्स मिले? ऐसे तले हुए खाने के चलते सूजन बढ़ती है बॉडी के अंदर, उसके कारण डायबिटीज हो जाती है। फिर हमें देखने को जो है वो मिलता है कि सेल तक डैमेज हो सकते हैं। नेक्स्ट, डाइट जिसमें हम लोग को एज हाई देखने को मिलेगी, यानी कि तला हुआ खाना जिसकी डाइट में ज्यादा होगा, उसकी बॉडी के अंदर इंसुलिन जो है वो ज्यादा नहीं बन पाएगी और उसकी बॉडी सूजेगी,
और डायबिटीज का रिस्क जो है वो ज्यादा बढ़ेगा, जो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि क्यों डायबिटीज हो रही है। ये स्टडी ये चीज बता रही है, जो इंडिविजुअल बहुत कम तला हुआ खाना खाते हैं, जैसे कि बॉइल्ड खाना खाते हैं या स्टीम्ड खाना खाते हैं, तो उनमें हमें देखने को मिला है कि डायबिटीज नहीं हो रही है। तो बेहतर है कि स्टीम्ड फूड खाओ या कम तला हुआ फूड खाओ, बट टेस्टी नहीं होता ना यार, अब ये दिक्कत है। बट ठीक है भाई, देखो टेस्ट से ज्यादा बेहतर है हेल्थ में। तो मैंने तो एक बार देखा था कपिल शर्मा के शो में, वो आया हुआ था जॉन अब्राहम। तो जॉन अब्राहम ने बोला था कि मुझे, मेरे ख्याल से 14-15 साल ऐसा कुछ बोला उसने, कि काजू कतली खाया हुआ उसको 14-15 या ज्यादा ही कुछ कुछ ऐसा कुछ उसके आंकड़, मतलब ईयर्स बताए थे। मैं तो खुद शॉक्ड हो गया। उसने बोला कि यार मुझे सबसे अच्छी लगती है काजू कतली, और उसको खाए हुए मुझे जो है वो बहुत समय हो गया, मतलब 14-15 साल ऐसा कुछ उसने बोला कि मैंने लास्ट टाइम तब खाई थी। सो दिस इज द लेवल ऑफ डिसिप्लिन, दैट्स व्हाई उनकी बॉडी देखिए आप, है ना। तो बॉडी है तो सब कुछ है बॉस। बट पता नहीं क्यों यार ऐसा मोटिवेशन मेरे अंदर से आता है, एकदम फूट फूट के आता है कि यार अवॉइड करेंगे, डाइट करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। फिर साला जहां पे ये छोले भटूरे दिख जाते हैं, इस तरीके की चीज दिख जाती है ना, मैं टूट जाता हूँ। मतलब वो सख्त लौटने वाली फीलिंग नहीं आती फिर। ठीक है, तो वही अब क्या बोले हम। आप लोग कौन कौन है जो बिल्कुल अच्छे से डाइट फॉलो कर लेते हैं? भाई मुझसे तो नहीं हो पाती। मैंने बहुत खर्चा किया, फिर मैं एंड में समझ गया भाई कि मेरे बस का नहीं है ये खर्चा। मतलब मैं बहुत बार जाके अपने डाइटिशियन से मिलता था, कंसल्ट करता था, उनसे अलग अलग डाइट्स मांगता था, घर में चोचले करता था कि नई नई चीजें लेके आता था। वो 4 दिन की चांदनी, फिर वापस वही। अगर ऐसा मम्मी ने बोल दिया कि चलो आज आज मन कर रहा है छोले भटूरे बनाने का, मैंने कल से डाइट। छोले भटूरे से याद आया, हैप्पी दशहरा टू ऑल ऑफ यू। आज ही मम्मी को बाहर लेके जा रहा हूँ और छोले भटूरे खिलाने ले जा रहा हूँ कि चलो यार अपन छोले भटूरे खा के आएंगे आज। यहाँ पे एक गुरु कृपा करके रेस्टोरेंट खुला है। तो ये चीज समझ में आ गई आपको ये टॉपिक के अंदर कि मेन गेम क्या है, कि तला पुला खाना खाओगे तो उससे इंसुलिन के केसेस ज्यादा बढ़ेंगे। कन्वर्सली, जो लोग हाई एज डाइट्स रखते हैं, अब देखो एज आपको पता लग गया, आज से आप तले पुले खाने नहीं बोलोगे आप कॉमन मैन की तरह, आप बोलोगे एज डाइट। दिस इज द एज डाइट, मतलब एडवांस्ड एडवांस्ड ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स। दीज आप बोलोगे, जैसे तला हुआ खाना हो रहा है ना, दीज आर एज डाइट। तो आज से एज डाइट बोलना शुरू करो, न्यू टर्म फॉर यू ऑल। तो जो भी खाना होता है रोस्ट करके, डीप फ्राई करके, शेलो फ्राई करके प्रिपेयर किया जाता है, इसमें हाई लेवल ऑफ इन्फ्लेमेशन होता है और टाइप 2 डायबिटीज के काफी ज्यादा चांसेस होते हैं। नेक्स्ट, इंडिया के अंदर बहुत तेजी से डायबिटीज केस जो है वो बढ़ते जा रहे हैं, यू नो अबाउट इट। हम लोग को तो अभी हमने देखा ही कि इंडिया जो है वो डायबिटिक कैपिटल के तौर पर रिकॉग्नाइज की जा रही है, राइट। और फिर इसमें बताया गया 11.4% पॉपुलेशन जो है वो 2021 में डायग्नोज हुई थी डायबिटीज से। फिर एकदम से हम लोग को देखने को मिला कि वेस्टर्न डाइटरी हैबिट्स हम लोग जो है वो शुरू कर रहे हैं अर्बनाइजेशन के कारण, और सेडेंट्री लाइफस्टाइल। सेडेंट्री लाइफस्टाइल मतलब कि भाई हम लोग ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं है, इसके कारण से प्रॉब्लम जो है वो बढ़ गई है, और इसी कारण ओबिसिटी के केसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, राइट। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर एसोसिएट हो गया है, ये बात तो सच है बॉस। मैं भी जैसे पूरे दिन भर जो है वो सिर्फ बैठकर लेक्चर्स बनाते रहता हूँ। मेरी भी पहले होती थी फिजिकल एक्टिविटी, अभी अचानक से छोड़ दी है। ऐसी आर्टिकल्स आते हैं ना, थोड़ा मोटिवेशन होता है कि करो यार। तो आप लोग तो जरूर किया करो यार, आप लोग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको फिट रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, जिसमें हाई शुगर, सॉल्ट, अनहेल्दी फैट्स होता है, ये और भी ज्यादा जो है वो इंसुलिन रेजिस्टेंट बना देते हैं बॉडी को, और ब्लड शुगर लेवल जो है वो एकदम से स्पाइक हो जाता है, हाई हो जाता है, और इसके कारण डायबिटीज का रिस्क भी जो है वो बढ़ जाता है। ये फूड में फाइबर की मात्रा कम होती है और स्थिति खराब हो जाती है, वेट गेन हो जाता है, जो कि वेट गेन भी एक और ड्राइवर है डायबिटीज का। अब टाइप्स क्या है, लेवल क्या है फूड प्रोसेसिंग के? एक होता है मिनिमल प्रोसेस्ड फूड्स, फूड जैसे कि फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, मिल्क हो गए। इसके अंदर हम लोग को मिनिमल ऑल्ट्रेशन देखने को मिलता है, तो ये ज्यादातर नेचुरल स्टेट में ही रहता है। ज्यादा से ज्यादा दूध जो है वो गर्म करोगे, उसमें हल्दी डालोगे या कुछ और प्रोडक्ट्स मिला दोगे, बॉर्नवीटा वगैरह, तो भी मतलब वो अपने नेचुरल स्टेट खत्म नहीं करेगा। या फिर आपने कोई चाय पी ली, मिल्क शेक पी लिया, मतलब किसी भी प्रकार का, तो वो सब चीजें। फ्रूट्स भी जो है आप उसमें मसाला डालोगे, फ्रूट सैलेड टाइप का बनाओगे, राइट, तो वो ज्यादा प्रोसेस नहीं होता है।
फिर एक प्रोसेस्ड इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जैसे आपने शुगर डाला, सॉल्ट डाला, ऑयल डाला, ये बेसिकली फूड के अंदर फ्लेवर और टेक्सचर को बढ़ाने के लिए होते हैं, जो थोड़े से नुकसानदायक हो सकते हैं। काफी सारे लोग तो नो शुगर डाइट पे रहते हैं बिल्कुल कंप्लीटली, जैसे जॉन अब्राहम का मैंने आपको एग्जांपल दिया था। एक प्रोसेस्ड फूड होता है, ये तो बर्बाद फूड है पूरे के पूरे, राइट। ये मिनिमली प्रोसेस्ड और प्रोसेस्ड इंग्रेडिएंट्स का कॉम्बिनेशन होते हैं, जैसे कि जैम्स हुए, पिकल्स हुए। मेरे ख्याल से इसके अंदर वो चिप्स के पैकेट्स वगैरह ये सब आ जाते हैं। फिर अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स के बारे में बात करें तो इंडस्ट्रीज के अंदर मैन्युफैक्चर किए जाते हैं, राइट। इसमें प्रिजर्वेटिव्स डाला जाता है, आर्टिफिशियल फ्लेवर्स जो है वो डाले जाते हैं, राइट। ये हेल्थ को बहुत ज्यादा खराब करने में कंट्रीब्यूट करते हैं। तो ये सब चीज आजकल नहीं हो रहा, वो जैसे कि हम लोग को फ्रोजन मटेरियल्स मिल रहे हैं, जैसे फ्रोजन पोटैटो और ये सब चीजें। एनीवेज, अब हार्मफुल इफेक्ट जो है वो अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड के क्या क्या है, तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। जो अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड हम लोग को ये वाला जो फूड देखने को मिलता है, इसके अंदर सैचुरेटेड फैट्स, ये है वो अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड में आएगा वो चिप्स वगैरह, क्योंकि इसमें सैचुरेटेड फैट्स होते हैं, शुगर होते हैं, सॉल्ट होते हैं, जो हेल्थ की बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम, जिसमें आएगी हार्ट डिजीज, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज। फिर जो एडिक्टिव्स हम लोग को फूड्स में देखने को मिलते हैं, जैसे कई बार प्रिजर्वेटिव्स डाल दिया जाता है या आर्टिफिशियल स्वीटनर्स डाल दिए जाते हैं, राइट। ये इसके कारण भी बॉडी के अंदर सूजन आती है, पेट जो है वो खराब हो जाता है, और डायबिटीज का रिस्क जो है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है। गट गट की हेल्थ पर इम्पैक्ट तो बहुत बुरा पड़ता है। जैसे मैं भी बाहर का खाना मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो खाता हूँ, तो रात में मुझे बहुत दिक्कतें होती है। मतलब रात में इतनी एसिडिटी होती है मुझे, मतलब पूरा जलता है पूरा शरीर, मतलब होता है ना अंदर का हिस्सा, पूरा चेस्ट से लेकर पूरा पेट तक बड़ी दिक्कतें होती है मुझे। मतलब कभी काफी समय से हो रही है मुझे, और वो तभी होती है, मैंने हर बार नोटिस किया कि जब मैंने खाना जो है वो कुछ हैवी टाइप का जो है वो खा लिया है और कोई एक्टिविटी वगैरह जो है वो नहीं करी है। तो ये अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड जो है, ये हमारी गट के माइक्रोबायोम को जो है वो ऑल्टर कर देते हैं, जो कि एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है डाइजेशन में और इम्यूनिटी में। हाई शुगर और अनहेल्दी फैट्स हम लोग को इन फूड के अंदर जो देखने को मिलते हैं, ये पेट खराब कर देते हैं, और जिसके कारण मेटाबॉलिक इश्यूज जो है वो होने लगता है। अगर हम ये अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स का कंजम्पशन ज्यादा करेंगे, तो ऑब्वियस, और जैसे कि अनहेल्दी बिहेवियर के साथ, जो मैं भी आपको बता ही रहा था कि फिजिकल इनएक्टिविटी हो रही है या प्रॉपर ईटिंग पैटर्न जो है वो नहीं है, कभी भी उठा के कभी भी खा लिया, तो और डायबिटीज के रिस्क जो है वो बढ़ जाते हैं। तो गवर्नमेंट के क्या इनिशिएटिव हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, तो ईट राइट इंडिया और वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, तो ये फैक्ट आप ध्यान में रखेंगे। इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है कि हेल्दियर हैबिट्स जो है वो प्रमोट करना, और अनहेल्दी प्रोसेस फूड्स लोग ना खाएं, इस पर फोकस करने का ऑब्जेक्टिव था गवर्नमेंट का। रूको प्रोग्राम, रीपर्पस यूज कुकिंग ऑयल और फूड सेफ्टी मित्र, ये भी सेफर फूड प्रैक्टिस को जो है वो इंडिया के अंदर प्रमोट करते हैं। फिर अगर हम लो एज डाइट को अडॉप्ट कर लेंगे, अब आप मुझे कमेंट बॉक्स पे लिख कर बताओ अभी के अभी वीडियो को पॉज करके, एज का फुल फॉर्म क्या है। 3 से 4 बार मैंने बताया है, अब याद रहना चाहिए आपको। अगर लोग लो एज डाइट को अडॉप्ट करेंगे, जैसे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, अनाज खाएं, लो फैट डेयरी वाला प्रोडक्ट कंज्यूम करें, तो उनके उनके ऊपर डायबिटीज का रिस्क जो है वो कम हो जाएगा। और नॉन स्टार्ची वेजिटेबल्स और बॉइल्ड फूड्स रिकमेंड किए जाते हैं कि भाई आप बॉइल्ड फूड खाओ, स्टीम्ड खाओ रेदर देन फ्राइड। जैसे मोमोज होते हैं ना, मोमोज खाने जाओ तो स्टीम वाले लो, फ्राइड मत लो, बट साले फ्राइड टेस्टी लगते हैं ना। कुकिंग मेथड, जैसे कि बॉइलिंग करो, स्टीमिंग करो, हाई टेम्परेचर में कुकिंग करने की जगह, जैसे फ्राई करने की जगह। फिर इसके अलावा सजेशंस ये हैं कि हाई फैट, हाई शुगर, हाई सॉल्ट, HFSS फूड्स जिसको हम लोग बोलते हैं, तो इनको क्लियरली डिफाइन करिए। एडिशनली अनहेल्दी प्रोडक्ट्स के ऊपर टैक्स बढ़ा दीजिए, जिसके कारण से मैन्युफैक्चरर्स जो होंगे वो हेल्दियर ऑप्शन जो है वो तैयार करेंगे। इसके अलावा आप पोषण 2.0 जैसे इनिशिएटिव्स को और मजबूत बनाओ, जिससे कि आपकी दोनों माल न्यूट्रिशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी रिजॉल्व हो, डाइट से रिलेटेड जो डिजीज वगैरह जो होती हैं वो भी, जैसे डायबिटीज हुई, वो भी रिजॉल्व हो सके। तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक। इस टॉपिक में आपको मेनली गेम समझना था एज का, AGES, एडवांस्ड ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स। अब ये प्रोडक्ट्स कौन से होते हैं, ये आपको समझ में आ गया कि तले पुले प्रोडक्ट जो होते हैं उन्हीं को एज प्रोडक्ट बोलते हैं, और इन्हीं प्रोडक्ट के कारण से लोगों में डायबिटीज हो रही है और काफी सारी कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम्स हो रही हैं। ये पूरी स्टडी किसने हमें बताई है, तो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने बताई है अपनी एक रिपोर्ट के थ्रू, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन। और इंडिया डायबिटिक कैपिटल है, 101 मिलियन से ज्यादा पेशेंट्स डायबिटीज के हम लोग को इंडिया के अंदर देखने को मिलते हैं, और तला पुला खाना खाने से स्थिति खराब हो सकती है।
और इसलिए रिकमेंडेशन यही किया गया है कि तला हुआ अल्ट्रा प्रोसेस फूड्स खाने की जगह आप जो है वो नेचुरल फूड्स की तरफ ज्यादा जाएं। गवर्नमेंट ईट राइट इंडिया और वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे जैसे इनिशिएटिव, रूको जैसे इनिशिएटिव या प्रोग्राम के थ्रू जो है वो काफी हेल्प कर रही है कि इस प्रकार की प्रैक्टिसेस जो है वो लोग छोड़े और हेल्दी प्रैक्टिसेस जो है वो अडॉप्ट करें। नेक्स्ट टॉपिक, इंडिया जमाइका रिलेशन। जमाइका कहां पर है कंट्री, आइए पहले इसको देखते हैं। तो स्क्रीन आपको दिखाई दे रही होगी, यहाँ पे लड़की को देखने की जरूरत नहीं है। जमाइका कंट्री देखो, जमाइका वर्ल्ड मैप डालता हूं मैं तब और बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। देखो दिख गई जमाइका, यहाँ पर है कैरिबियन सी। कैरिबियन सी है ये वर्ल्ड मैप, छोटा सा आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर। ये नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका के बीच में आपको यहाँ पर कैरिबियन सी देखने को मिलता है, और वहीं पर ही आपको यहाँ पर देखो, ये देखो जूम कर देते हैं हम, यहाँ पे जमाइका करके कंट्री आपको जो है वो नजर आ रही है। ठीक है, तो न्यूज में हमें देखने को मिला कि ऑफिशियल विजिट हुई हमारे सॉरी प्राइम मिनिस्टर ऑफ जमाइका की इंडिया के अंदर। राइट, हमारे प्राइम मिनिस्टर के साथ मुलाकात हुई और 30 सितंबर से लेकर 3 अक्टूबर के बीच में, जिसके कारण इंडिया जमाइका के बीच में बायलैटरल रिलेशन जो है वो स्ट्रेंथन हुए। ये पहली ऐसी बायलैटरल विजिट थी जमाइका लीडर की इंडिया के अंदर, जिसके चलते दोनों कंट्रीज के बीच में पार्टनरशिप मजबूत होने के आसार नजर आ रहे हैं। काफी सारे एग्रीमेंट्स, जिसको मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हम लोग बोलते हैं, वो साइन हुए अलग अलग एरियाज में, जैसे कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, कल्चर, स्पोर्ट्स। नेक्स्ट आगे की चर्चा करें, यहाँ पर फोकस किया गया कि दोनों ही अलग अलग लेवल पर पार्टनरशिप करेंगे, जैसे कि एकेडमिक, पार्लियामेंट्री, कल्चरल एक्सचेंज करेंगे। दोनों ने ही बोला कि यार ये कोलैबोरेट करेंगे इंटरनेशनल फोरम्स में। राइट, काफी सारी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए, जिसमें यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का भी एक मुद्दा हम लोग को देखने को मिल रहा है। यूएनएससी का क्या मुद्दा है, कोई मुझे बता सकता है? कुछ दिनों पहले यूएनएससी के टॉपिक को मैंने आपको पढ़ाया हुआ था। यूएनएससी में सबसे बड़ा मुद्दा आज की डेट में क्या है, मुझे सिर्फ 2 लाइन में लिखकर बता दो नीचे कमेंट बॉक्स पर। इंडिया एंगेज कर रही है जमाइका के साथ एट द वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट। तो ग्लोबल साउथ समिट, ग्लोबल साउथ किसको बोलते हैं? अगेन एक और क्वेश्चन आप लोगों के लिए, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ, ये पहले भी कई बार पढ़ा चुका हूं मैं। तो इंडिया और जमाइका मिलकर ग्लोबल साउथ के लिए आवाज उठाएंगी, डेवलपिंग कंट्रीज के लिए आवाज उठाएंगी। राइट, फिर एमओयू साइन हुई, बहुत सारे एग्रीमेंट साइन हुए इंडिया और जमाइका के बीच में, जैसे कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर जमाइका और इंडिया ने एग्री किया कि वो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर कोलैबोरेट करेंगे। मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि लोगों को जो है वो बैंकिंग सेक्टर के साथ जोड़ा जाए और एक सोशियो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन हो, यानी कि सोशल और इकोनॉमिक, यानी कि सोसाइटी में भी उद्धार हो, समाज में उद्धार हो और इनकम भी देखो बढ़े सभी की, इस पर मेनली फोकस करना है। एक एग्रीमेंट हुआ एनपीसीआई, इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड। एनपीसीआई का फुल फॉर्म नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताओ। और ई गव जमाइका लिमिटेड, इनके बीच में, और इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि पेमेंट सिस्टम को जो है वो मजबूत बनाना और फाइनेंशियल कोलैबोरेशन जो है वो प्रमोट करना। एक एमओयू हुआ 2024 से 29 के बीच में, ये ऑपरेशनल रहेगा। मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि दोनों कंट्रीज के बीच में कल्चरल टाइज को एनहांस करना है, बढ़ाना है, और आर्ट एंड हेरिटेज को इंकरेज करना है। कला और विरासत में सहयोग और सांस्कृतिक संबंध को बढ़ावा देना है। स्पोर्ट्स में बोला इन्होंने कि भाई स्पोर्ट्स डेवलपमेंट में जो है ये मिलकर काम करेंगे, स्पोर्ट्स को बढ़ावा देंगे। दोनों ही कंट्रीज के जो टैलेंटेड स्पोर्ट्स पर्सनल है, तो उनको जो है वो आगे बढ़ाने पर फोकस किया जाएगा। नेक्स्ट, इंडिया जमाइका के रिलेशनशिप की बात करें, इंडिया वन ऑफ द फर्स्ट कंट्री थी जिसने जमाइका को रिकॉग्नाइज किया उसके इंडिपेंडेंस के बाद 1962 में, और उस समय से हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशन जो है वो डेवलप होना शुरू हो गए। इंडिया ने डिप्लोमेटिक मिशन जो है वो शुरू किया था अपना किंगस्टन के अंदर 1976 में, और जिसके चलते और रिलेशनशिप मजबूत हुए। एक हाई लेवल विजिट भी इंडियन लीडर्स के द्वारा वहां पर की गई। जमाइका ने भी एस्टैब्लिश किया रेसिडेंट मिशन इन इंडिया 2020 में, और फिर बायलैटरल जो रिलेशंस है दोनों कंट्रीज के बीच में और बेहतर हो गए। जमाइका की बात करें तो जमाइका के अंदर लगभग 70,000 लोग हम लोग को देखने को मिलते हैं जो रहते हैं, जो कि इंडियंस हैं, इंडियन डायस्पोरा से बिलोंग करते हैं। और इसके अलावा आपको बता दें कि यहाँ पर इंडेंजर्ड लेबर जो है वो गए हुए थे, इंडिया से काफी सारे लेबर जो है वो वहां पर भेजे गए थे, राइट, काम करने के पर्पस के लिए, ब्रिटिश इंडिया के दौरान भी। फिर इंडिया और जमाइका जो है वो काफी सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में एक साथ मेंबर्स हैं, जैसे कि कॉमनवेल्थ हुआ, नॉन अलाइंग मूवमेंट हुआ, G77 हुआ।
ठीक है। और डेवलपिंग नेशन के तौर पर दोनों ही कंट्रीज जो है वो इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करने के ऊपर, इक्विटी को, पॉवर्टी को खत्म करने के ऊपर, क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव करने के ऊपर, इन सब एरियाज पर दोनों ही कंट्रीज काम करती हैं। वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट, ये क्या है? तो ये इंडिया का ही एक इनिशिएटिव हम लोग को देखने को मिलता है, जिसमें सभी कंट्रीज जो है, जो ग्लोबल साउथ की है, उनको एक साथ लेकर आना, और जिससे कि उनके उद्धार के लिए बातचीत की जा सके। ये प्लेटफॉर्म जो है, ये इंडिया का जो विजन है, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर का, उसके साथ अलाइंड है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है। और जमाइका के बारे में बात करें तो मैंने आपको उसकी लोकेशन ऑलरेडी बता दी। कैरिबियन सी पर ये लोकेटेड है, हाइती के वेस्ट में और क्यूबा के साउथ में। और ये थर्ड लार्जेस्ट आइलैंड इस क्षेत्र में हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है। और इसकी कैपिटल मैंने आपको ऑलरेडी थोड़ी देर पहले बताई, किंगस्टन, इसकी कैपिटल हम लोग को देखने को मिलती है। मेजोरिटी इसकी पॉपुलेशन जो है वो अफ्रीका से बिलोंग करती है। ठीक है। और यूरोपियन कोलोनाइजर के द्वारा इनको यहां पर शिफ्ट किया गया था, जो मैंने अभी आपको बताई थोड़ी देर पहले। और जमाइका को इंडिपेंडेंस मिली थी यूके से 1962 में। ठीक है। और ये कॉमनवेल्थ की मेंबर हम लोग को देखने को मिलती है, जो हम डिस्कस कर ही चुके हैं पहले ही। और पहले ब्रिटिश कॉलोनी थी, जो हमने बात ही कर ली इसके बारे में। तो ये जो विजिट हुई है अभी, जो हमें देखने को मिला कि जमाइकन प्राइम मिनिस्टर ने इंडिया के अंदर विजिट करी है, उससे रिलेशनशिप दोनों कंट्रीज के बीच में और बेहतर होंगे। एमओयू दोनों कंट्रीज के बीच में जो हुआ है, उससे दोनों कंट्रीज में ग्रोथ होगी। फोकस डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, कल्चर, स्पोर्ट्स पे किया जा रहा है, जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। और कोलैबोरेशन से जो है वो दोनों कंट्रीज को काफी बेनिफिट जो है वो मिलेगा। पीपल टू पीपल टाइज और कल्चरल रिलेशनशिप जो है वो दोनों कंट्रीज के बीच में एस्टैब्लिश होंगे। तो टॉपिक के अंदर क्या देखने को मिला कि जमाइका के प्राइम मिनिस्टर इंडिया के अंदर आए, 3 एरियाज पर मेनली फोकस किया, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, कल्चर और स्पोर्ट्स। काफी सारी चीजों पर पार्टनरशिप की बात हुई, जैसे पेमेंट सिस्टम को लेकर भी एक एग्रीमेंट पर बात हुई, राइट। तो ये सब चीजें हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। लोकेशन जो है वो थोड़ी सी ध्यान में रखिएगा। वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट जरूर ध्यान में रखिएगा। ये इंडिया का इनिशिएटिव है कि जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज है, यानी कि ग्लोबल साउथ जो है, उसको एक प्लेटफॉर्म पर लेकर आना, और जिससे कि उनका उद्धार हो सके। और इंडिया का विजन है वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। ठीक है। और कैरेबियन सी में थर्ड लार्जेस्ट आइलैंड जो है वो जमाइका हम लोग को देखने को मिलता है। नेक्स्ट, अब मशीन लर्निंग को लेकर काफी इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है, रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेस। इसने 2024 नोबेल प्राइज इन फिजिक्स जो है वो दिया है किसको? जॉन जे हॉपफील्ड को और जॉफ्री ई हिंटन को। किस पर्पस के लिए? क्योंकि इन्होंने बहुत बेहतरीन काम किया है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स एंड मशीन लर्निंग पे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखिएगा। फिजिक्स, बायोलॉजी, मेडिसिन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन सब फील्ड में जो है, और टूल से तैयार हुए, चैट जीपीटी हुआ ओपन एआई का, राइट। तो ये सब जो तैयार हुए हैं, ये इन्हीं की देन के चलते हुए हैं, इन्हीं के काम के चलते हुए हैं। तो याद रखिएगा, 2024 का नोबेल प्राइज इन फिजिक्स जो है वो मिला है जॉन जे हॉपफील्ड और जॉफ्रे ई हिंटन को। आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स और मशीन लर्निंग में बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जॉन हॉपफील्ड ने इंट्रोड्यूस किया है हॉपफील्ड नेटवर्क। ठीक है। हॉपफील्ड नेटवर्क थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। ये एक प्रकार का न्यूरल नेटवर्क हम लोग को देखने को मिलता है, रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क, जिसको डेवलप किया गया था 1980s के समय पर। ये नेटवर्क अलाउ करता है इंफॉर्मेशन को, कि इंफॉर्मेशन स्टोर होगी 0 और 1 में, बाइनरी पैटर्न में और आर्टिफिशियल नोड्स में। और ये रिजेंबल करता है कि किस प्रकार से ब्रेन प्रोसेस करता है और रिकॉल करता है मेमोरीज को इनकम्प्लीट इनपुट से। जैसे कई बार हमें कोई याद नहीं दिलाता चीजों को, ऑटोमेटिकली हमें चीजें याद आती हैं, राइट। तो वो चीज कि आपने अपनी मेमोरी से ही उस चीज को जो है वो रिकॉल किया खुद ब खुद। तो ये बेसिकली एक मेमोरी फीचर हम लोग को देखने को मिलता है, जो अलाउ करेगा कि कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो आधी अधूरी है, तो उसको वो पुरानी समय से याद करके उसको पूरी करने पर फोकस करेगा। तो ये फाउंडेशन बन गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर रिसर्च करने का। फिर ऐसे ही हम लोग को हॉपफील्ड नेटवर्क जो है, उसमें हम लोग को एक हेबियन लर्निंग भी देखने को मिली। हेबियन लर्निंग, जो कि न्यूरो फिजियोलॉजिकल कंसेप्ट हम लोग को देखने को मिलता है, जहां पर रिपीटेड इंटरेक्शन जब होता है न्यूरॉन्स का, तो वो स्ट्रेंथन करता है अपने कनेक्शंस को। जब न्यूरॉन्स आपस में इंटरैक्ट करते हैं तो अपने कनेक्शन को और मजबूत बनाते हैं, इसी को तो मेमोरी पावर बोलते हैं। और इस प्रकार की स्टैटिस्टिकल फिजिक्स प्रिंसिपल को अप्लाई करने से हॉपफील्ड ने लिंक किया नेटवर्क फंक्शन को एटॉमिक बिहेवियर के साथ,
जहां पर एनर्जी मिनिमाइजेशन जो है वो हेल्प करता है किस चीज में, टास्क में, जैसे कि पैटर्न को रिकॉग्नाइज करना, नॉइस को रिड्यूस करना। और हॉपफील्ड के मॉडल जो है वो आज की डेट में इमेज प्रोसेसिंग, जैसे आज की डेट में आधी अधूरी इमेज को आप पूरी कर सकते हो, पता है आपको, ऑनलाइन। यानी कि अगर आपके पास कोई इमेज आधी है तो आजकल ऐसे फीचर आ गए कि वो उस इमेज को पूरी कर देगा, एक्सपैंड कर देगा। इमेज प्रोसेसिंग, कंप्यूटेशनल टास्क को सॉल्व करना, न्यूरल नेटवर्क को डेवलप करना जो कि मिमिक करेगा बायोलॉजिकल ब्रेन के फंक्शंस को, यानी कि जैसा ब्रेन फंक्शन करता है वैसा का वैसा वो आपको कॉपी करके दिखाएगा। फिर जॉफरी हिंटन ने जो है वो क्या कंट्रीब्यूट किया, तो इन्होंने हॉपफील्ड वर्क को देखा। तो जॉफरी हिंटन जो है उन्होंने डेवलप कर लिया एक लर्निंग एल्गोरिदम, रिस्ट्रिक्टेड बोल्ट्जमैन मशीन, आरबीएम्स, जो अलाउ करेगा किस चीज को, डीप लर्निंग बाय लेयरिंग न्यूरॉन्स, न्यूरॉन्स को लेयर करेगा और उससे सीखेगा। तो आरबीएम जो है वो लर्न करता है पैटर्न से रेदर देन एक्सप्लिसिट इंस्ट्रक्शन। देखो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, जैसे कि हमने ये जॉन भैया की रिसर्च देखी हॉपफील्ड नेटवर्क। तो हॉपफील्ड नेटवर्क में क्या है, ये पुरानी इंफॉर्मेशन को बनाने की कोशिश करेगा, राइट, अधूरी इंफॉर्मेशन को पूरी करने की कोशिश करेगा। अब ये क्या करेगा, यहां पर ये दूसरे भैया जो हमारे हमें देखने को मिल रहे हैं, जॉफरी, तो जॉफरी भैया, हिंटन भैया ने जो है वो क्या बोला, इनने बोला कि नहीं, हम जो है क्या करेंगे, इनने पुरानी इंफॉर्मेशन को पूरी करने की कोशिश करी, हम पुरानी इंफॉर्मेशन से एक और नई इंफॉर्मेशन तैयार करेंगे, न्यू, जिससे कि रिसर्च में हेल्प मिल सके। पुरानी इंफॉर्मेशन एज अ बेस का काम करेगी और नई इंफॉर्मेशन बनेगी, मतलब कि ये कंप्यूटर सोचेगा और नई इंफॉर्मेशन खुद ब खुद बनाकर देगा। तो इनने इस चीज को शुरू किया जिसको बोलते हैं रेस्ट्रिक्टेड बोल्ट्जमैन मशीन। ये पैटर्न से खुद ब खुद सीखेगा रेदर देन इंस्ट्रक्शन एक्सप्लिसिट करने की जगह। तो ये एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन आ गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कि भाई खुद ब खुद सिस्टम जो है वो रिकॉग्नाइज करेगा नए पैटर्न को प्रीवियसली लर्न डेटा के आधार पर, ये उसको एक्सपेंड नहीं करेगा, ये नया पैटर्न खुद तैयार करेगा। तो बोल्ट्जमैन मशीन जो है ये आइडेंटिफाई करेगी डेटा की कैटेगरी को जो कि उसने आज तक नहीं प्रीवियस लर्निंग में सीखा है। तो ये दो डिफरेंस इन दोनों के बीच में देखने को मिले। हिंटन का इनोवेशन जो है डीप लर्निंग के ऊपर उसने इन्फ्लुएंस किया काफी सारी फील्ड को, हेल्थ केयर, डायग्नोस्टिक, जो मैं भी आपको बताया ना रिसर्च की फील्ड में हेल्प करेगा, चैटबॉट्स, ये सब बनाने में जो है वो हेल्प मिल गई। फिर आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स के बारे में हम लोग बात करें, एएनएन के बारे में और उसके स्ट्रक्चर के बारे में, तो ये इंस्पायर्ड होता है ब्रेन से। इसके अंदर आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स यानी कि नोड्स जो होते हैं वो इंटरकनेक्टेड होते हैं, जो कि डेटा को जो है वो कलेक्टिवली प्रोसेस करते हैं और ये बताते हैं कि किस प्रकार से हमारा ब्रेन का सिस्टम जो है वो काम करता है। इसके अंदर आपको रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क्स देखने को मिलेंगे, आरएनएन, जो सीक्वेंशियल डेटा जो है वो तैयार करते हैं, यानी कि एक सीक्वेंस में डेटा तैयार करते हैं। ये प्रिडिक्शंस करते हैं टाइम सीरीज इंफॉर्मेशन के बारे में। सीएनएन के बारे में बात करें तो एक ग्रिड लाइक डेटा, जैसे कि इमेजेस के लिए इसको जो है वो डिजाइन किया गया है, ठीक है, इमेज को क्लासिफाई करता है, ऑब्जेक्ट्स को रिकॉग्नाइज करने का काम करता है सीएनएन। तो आरएनएन एक सीरीज में रखता है डेटा को, सीएनएन इमेजेस को आइडेंटिफाई करने का काम करता है सिंपल शब्दों में। और फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क्स के बारे में बात करें तो ये सिंपलेस्ट टाइप है जहां पर इंफॉर्मेशन इनपुट से आउटपुट तक फ्लो करती है बिना लूप बैक किए, राइट। तो ये एक सीरीज में रखती नहीं है, जैसे जो इनपुट आया और कहीं पर भी कहीं से उठाकर इंफॉर्मेशन जो है वो निकाल कर देगी। जैसे हमारा दिमाग, मैं अगर आपसे पूछूं कि भाई आपके घर का एड्रेस क्या है, तो आप घर का एड्रेस बताओगे और बोलूंगा बट आपके घर के एड्रेस के बीच आसपास कोई मंदिर आता है क्या, तो आप तुरंत मंदिर की भी लोकेशन बता दोगे। आप पूरी हर एक चीज सीरीज में नहीं बोलोगे, बीच पे से ही बोल सकते, तो वो काम कर रहा है आपका ये फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क। फीड फॉरवर्ड नाम से हमारा फीड फॉरवर्ड, क्या ये तुरंत इंफॉर्मेशन जैसी डलेगी वैसी वो फॉरवर्ड मार देगा, सीक्वेंस में नहीं चलेगा। ऑटो इनकोडर्स, ये नेटवर्क जो है वो परफॉर्म करते हैं अनसुपरवाइज लर्निंग बाय कंप्रेसिंग इनपुट डेटा एंड देन रिकंस्ट्रक्टिंग इट। तो ये बेसिकली क्या करेंगे, कंप्रेस करेंगे जो डेटा होगा उसको और उसको रिकंस्ट्रक्ट जो है वो करके बताएंगे, जैसे सिंपल शब्दों में इसको बोलेंगे ऑटो इनकोडर्स। कि जो भी पूरा डेटा है यानी कि समरी, यानी कि पूरी किताब की ने 100 वर्ड्स में समरी बता दी, तो वो हो गया ऑटो इनकोडर्स। जनरेटिव एडवर्सियल नेटवर्क्स, गैन्स, इसके अंदर दो नेटवर्क्स हम लोग को देखने को मिलते हैं, एक जनरेटर होता है, एक डिस्क्रिमिनेटर होता है।
गैंस जो होते हैं वो हाई क्वालिटी रियलिस्टिक डेटा जो है वो क्रिएट करते हैं। कैसे? डिस्टिंग्विश करके रियल और फेक इनपुट्स को, ये दोनों चीज करते हैं। फेक इनपुट जो होगा उसको हटाएंगे, उसको हटा देंगे, और रियल को जो है वो रखकर हाई क्वालिटी डेटा जो है वो रियलिस्टिक डेटा जो है वो क्रिएट करेंगे। कई बार मिक्स भी कर देते हैं। इसलिए तो आज की डेट में हम लोग को जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पूरी बनाई गई चीजें देखने को मिलती है। पूरा वीडियो कंप्लीट तैयार हो जाता है, वो भी रियलिस्टिक लगता है। मशीन लर्निंग को आइए समझते हैं। मशीन लर्निंग जो है वो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सबसेट है, जो कि एल्गोरिदम को और डेटा का उपयोग जो है वो करता है और अलाउ करता है कंप्यूटर्स को कि कंप्यूटर अपने एक्सपीरियंस से सीखे और अपनी ओवर द टाइम परफॉर्मेंस को और बेहतर बनाए। मैकेनिज्म हम लोग को मशीन लर्निंग के क्या क्या देखने को मिलते हैं? तो एल्गोरिदम एनालाइज करता है डेटा को और प्रिडिक्शंस करता है या क्लासिफिकेशंस करता है अपने पैटर्न के ऊपर आधारित, जो उसको दिया गया इनपुट, मतलब जो उसको फीड दिया गया है उसी के आधार पर उसको और एक्सपेंड करेगा, सीखेगा उससे। फिर इसमें हम लोग को देखने को मिलता है ये इवेल्युएट करता है, आकलन करता है कि जो इसने प्रेडिक्शन किया है डेटा को कंपेयर करके वो कितना एक्यूरेट है। ये मॉडल जो है वो इंप्रूव करता है अपने आप को धीरे धीरे करके, जिससे कि हाई एक्यूरेसी तक ये पहुंच सके। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर मशीन लर्निंग हम लोग को देखने को मिलती है, जो फर्दर इसमें डीप लर्निंग भी इंक्लूडेड है। डीप लर्निंग जो है वो रिलाय करती है न्यूरल नेटवर्क्स के ऊपर, जिसमें कॉम्प्लेक्सिटीज और बढ़ी हुई रहती हैं। जब एक व्यक्ति आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से न्यूरल नेटवर्क्स की तरफ जो है वो आगे बढ़ता है तो और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स नजर आते हैं। ठीक है, और ये कंट्रीब्यूशन हम लोग को जॉन हॉपफील्ड का और जियोफ्री हिंटन का देखने को मिल रहा है। इसने बहुत ही ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन किया अलग अलग सेक्टर में, मेडिसिन, फाइनेंस, बायोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और काफी सारे एरियाज में रिसर्च का भी इन्होंने एक अपॉर्चुनिटी जो है वो प्रोवाइड करा दी। तो पूरे आर्टिकल में हमने बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ी। एक तो मशीन लर्निंग क्या होती है ये समझा, नोबेल प्राइज इन फिजिक्स मिला है 2024 का इन दोनों को, जॉन जे हॉपफील्ड और जॉफरी ई हिंटन। ये याद रखिएगा, किस फील्ड में? आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स और मशीन लर्निंग की फील्ड में। तो हमने पहले देखा कि ये रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क जो है वो होपफील्ड नेटवर्क जिसको हम लोग बोलते हैं उसके द्वारा तैयार किया गया, जॉन होपफील्ड के द्वारा। और इन्होंने जो है वो मेनली जो है वो किस चीज पर काम किया कि कंप्यूटर जो है उस पर अगर आप इनपुट दोगे तो उसको जो है वो एक्सपेंड करने की क्षमता रखता है। फिर दूसरे जो व्यक्ति थे हमारे जेफोरी, तो इन्होंने जो है वो और बेहतर चीज कर दी। इनने बोला कि नहीं बॉस, हम कंप्यूटर को इनपुट देंगे तो उसको एक्सपेंड नहीं करेगा, उससे सीखकर वो नई चीज करेगा। जिसने चैटबॉट और इस प्रकार की नए नए जो प्रोडक्ट्स थे उनको जो है वो डेवलप करने में हेल्प करी, और फ्यूचर में ये काफी सारे रिसर्च में जो है वो हेल्प करेगा। तो ये फैक्ट्स हैं जो आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, दैट्स इट। ये चीज थोड़ी कंप्यूटर के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। ये चीज एग्जामिनेशन में आ सकती है कि क्या आर्किटेक्चर्स हम लोग को एएनएन के देखने को मिलते हैं, जिसमें आरएनएन होता है, सीएनएन होता है, फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क्स होते हैं, ऑटो इनकोडर्स होता है, गैन्स होता है। तो ये क्या होता है, इनके काम क्या होता है, जो मैंने भी आपको एक्सप्लेन किया, इसको लिख लेना अपने पास। ये कई बार एग्जामिनेशन में आपसे पूछा जा सकता है। अब इंडिया की एकेडमिक फ्रीडम में डिक्लाइन हम लोग को देखने को मिल रहा है। फ्री टू थिंक 2024 ये रिपोर्ट जो है वो आई है स्कॉलर एट रिस्क एकेडमिक फ्रीडम मॉनिटरिंग प्रोजेक्ट से। तो ये जो स्कॉलर्स एट रिस्क एकेडमिक फ्रीडम मॉनिटरिंग प्रोजेक्ट जो है, इसने ये चीज बताई है कि इंडिया के अंदर एकेडमिक फ्रीडम पिछले एक दशक के आसपास से घटता जा रहा है। सवाल ये उठता है ये एकेडमिक फ्रीडम है क्या? एकेडमिक का मतलब आप समझते हो, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। यस, मतलब बच्चों को एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में बोलने की फ्रीडम नहीं, ये भी हो सकता है। कई बार कुछ पॉलिटिकल ग्रुप्स जो होते हैं वो युवाओं को जो है वो सप्रेस करने की कोशिश करते हैं, जिसको अपन लोग कॉलेज पॉलिटिक्स के नाम से भी जानते हैं, है ना? यस, ये वही है। तो सार जो है स्कॉलर्स एट रिस्क, ये एक नेटवर्क है 665 यूनिवर्सिटीज का पूरे दुनिया भर में। इसने ये बोला कि इंडिया के अंदर एकेडमिक फ्रीडम इंडेक्स 0.6 से 0.2 पॉइंट हो गया है 2013 से 2023 के बीच में। रिपोर्ट ने ये नोट किया है कि इंडिया के अंदर एकेडमिक फ्रीडम जो है वो आज की डेट में कंप्लीटली रिस्ट्रिक्टेड जो है वो क्लासिफाई की जाती है, मिड 1940 से भी काफी कम। और फ्रीडम एंड एक्सप्रेशन, एकेडमिक फ्रीडम एंड एक्सप्रेशन वहां पर नहीं है, यानी कि लोगों को बोलने की अपॉर्चुनिटी नहीं है, लोगों का मुंह बंद कराया जा रहा है, स्पेशली
यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस के अंदर। देखो जब आपको बता रहा था पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इन यूनिवर्सिटी, तो पहली चीज तो यही बताई कि पॉलिटिकल कंट्रोल यूनिवर्सिटीज के ऊपर पड़ गया है, स्पेशली रिलीजियस नेशनलिस्ट एजेंडा इंपोज जो है वो किया जा रहा है। जैसे कि जेएनयू के अंदर मूवी वगैरह भी देखी होगी आपने, और साउथ एशियन यूनिवर्सिटी के अंदर पॉलिसीज इंट्रोड्यूस कर दी गई हैं कि जिससे कि स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, एक्सप्रेस नहीं कर सकते अपने आप को कैंपस के अंदर, किसी प्रकार से लोग जो है वो किसी मुद्दे पर जो है वो खड़े नहीं हो सकते, एक्टिविस्ट नहीं बन सकते किसी मुद्दे के लिए। फिर सेंटर और स्टेट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ हायर एजुकेशन सिस्टम को लेकर। यूनियन गवर्नमेंट जो है उन्होंने हमेशा, उनके बीच में स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है कि हायर एजुकेशन के ऊपर यूनियन गवर्नमेंट का कंट्रोल होना चाहिए। जैसे कि केरल के अंदर यूनियन गवर्नमेंट ने यूनियन गवर्नमेंट के जो अपॉइंटी थे उन्होंने स्टेट के कानून को जो है वो हटा दिया, रद्द कर दिया। सिमिलर टेंशन हम लोग को तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, पंजाब में भी देखने को मिली कि यूनियन गवर्नमेंट जो है वो हायर एजुकेशन को कंट्रोल करने पर फोकस कर रही है। इंटीमिडिएशन ऑफ स्कॉलर्स, धमकाया जाता है विद्वानों को। स्कॉलर्स और एकेडमिक्स जो है उन्होंने फेस किया इंटीमिडेशन, धमकी फेस करी, जिसके कारण सेंसरशिप हुई, रेजिग्नेशन हुए। एग्जाम्पल के तौर पर प्रोफेसर ने रिजाइन कर दिया जब पब्लिक अटैक उनकी रिसर्च पर हुआ। स्कॉलर्स ने जो है वो कुछ क्रिटिकल पॉलिटिकल मूवमेंट्स जो हम लोग को देखने को मिल रहे थे, तो उस पर जब बात करी तो उनको भगा दिया गया कि भाई, उनको ये बोला गया कि भाई उनको अब देश के अंदर एंट्री नहीं मिलेगी। कई बार स्टूडेंट्स को बंदी बना दिया जाता है, जेल में बंद कर दिया जाता है, राइट, क्योंकि वो काफी सारे मुद्दे पर बोलने लगते हैं तो उनकी आवाज बंद कर दी जाती है। तो ऐसा ये रिपोर्ट का जो है वो कहना है। बट आप कर रहे हो सिविल सर्विसेज की तैयारी, सिस्टम का हिस्सा आप लोग बनने वाले हो, इस प्रकार के टॉपिक्स आए तो आप लॉ एंड ऑर्डर को सामने रखिएगा, अपने इमोशंस को नहीं। क्योंकि अगर आप इस प्रकार के टॉपिक्स में अपने इमोशंस को सामने रखेंगे और वाकई में सच्चाई चल रही है, जो रियलिटी दिखाई दे रही है वो मेंशन करेंगे, तो इट कैन बिकम डिफिकल्ट फॉर यू। मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूं कि आप झूठ लिखो, मैं आपको सिर्फ इतना बोल रहा हूं कि आप ऐसे टॉपिक्स के अंदर लॉ एंड ऑर्डर और कानून की ज्यादा बात करें तो आपके लिए बेहतर है, राइट, इवन इन इंटरव्यू ऑल्सो। क्योंकि अभी आप सिस्टम का हिस्सा बने नहीं है। जब आप सिस्टम का हिस्सा बनेंगे तब आप सिस्टम को चेंज करने पर काम कर सकते हैं, राइट। तो सिस्टम का हिस्सा बनने के लिए सिस्टम जिस फाउंडेशन पे काम करता है, जैसे कि लॉ एंड ऑर्डर, आप उसके अकॉर्डिंग चलेंगे मेनली, राइट, इस टॉपिक के अंदर, स्पेशली इस टाइप के टॉपिक्स के अंदर। क्योंकि इसके अंदर देखो इंडिया की बुराई जो है वो की जा रही है कि भाई इंडिया जो है वो मुंह बंद करने का काम करती है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में। तो ये जनरलाइज्ड स्टेटमेंट दे दिया गया है, बट आप स्पेसिफिक चीज बताएंगे कि नहीं भाई ऐसा नहीं है। बट जहां पर अगर गतिविधियां खराब होती हैं, जहां पर ऐसा लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ रहा है, तो वहां पर रिस्ट्रिक्शंस लगाने बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि फंडामेंटल राइट्स इज नॉट एब्सोल्यूट राइट, करेक्ट, 100% राइट नहीं है फंडामेंटल राइट, उसके अंदर रिस्ट्रिक्शंस हैं। यस, बोलो हाँ या ना। फंडामेंटल राइट्स 100% नहीं है, इट इज सब्जेक्टिव टू रिस्ट्रिक्शंस। नेक्स्ट, वाइडर ग्लोबल थ्रेट रिपोर्ट ने यह बताया कि 391 अटैक हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में हुए 51 कंट्रीज में 2023 और 2024, जुलाई 2023 और जून 2024 के बीच में। पूरे दुनिया भर के अंदर एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस बहुत प्रॉब्लम फेस कर रही हैं फ्रीडम ऑफ थॉट, रिसर्च, एक्सप्रेशन का। एकेडमिक फ्रीडम इंडेक्स जो है वो एक कॉम्प्रिहेंसिव मेजर करता है 179 कंट्री को, वहां पर फ्रीडम कैसी चल रही है उसके एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, उसकी बात करता है। 5 इंडिकेटर्स इसके हम लोग को देखने को मिलते हैं: फ्रीडम टू रिसर्च एंड टीच, एकेडमिक एक्सचेंज, इंस्टीट्यूशनल ऑटोनॉमी, कैंपस इंटीग्रिटी, एकेडमिक एंड कल्चरल एक्सप्रेशन, शोध और शिक्षण की स्वतंत्रता, शैक्षणिक आदान प्रदान, संस्थागत स्वायत्तता, परिसर की अखंडता और शैक्षणिक और सांस्कृतिक अभिव्यक्ति। तो इंडेक्स जो है वो ऑपरेट करता है 0 से लेकर 1 की स्केल में। 0 मतलब लो, 1 मतलब हाई। फिर इसके अलावा इंडिया के अंदर ड्रास्टिक ड्रॉप नजर आ रहा है, मतलब कि इंडिया के अंदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के अंदर फ्रीडम जो है वो प्रोवाइड नहीं की जा रही, इस चीज के बारे में बात की गई है। तो चिंता वाली बात यही है कि इंटरनेशनल लेवल पर इस प्रकार की जब रिपोर्ट इंडिया को लेकर आ रही है तो हमें अपनी छवि को सुधारने की सख्त आवश्यकता है। बट हाँ, लॉ एंड ऑर्डर अगर किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के अंदर डिस्टर्ब होगा, या फिर किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के अंदर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के कारण अगर युवा
कुछ ऐसी बातें जो है वो कहेंगे जो हमारे देश के हित के लिए नहीं है, देश के इंटरेस्ट के लिए नहीं है, देश की सिक्योरिटी को भंग कर सकती है, देश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब कर सकती है। तो वी हैव टू टेक ए स्ट्रिक्ट एक्शन, वी हैव टू रिस्ट्रिक्ट, हमें रिस्ट्रिक्शंस लगाने पड़ेंगे उस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के ऊपर, उसमें कोई बुराई नहीं है। तो इस प्रकार का टॉपिक आता है, तो आप प्लीज लॉ एंड ऑर्डर पर मेनली फोकस करें। बाकी इस तरीके के टॉपिक से रिलेटेड शायद ही क्वेश्चन पूछे, बट बाई चांस अगर पूछ लिया जाए तो यू शुड बी वेरी एक्टिव कि आपको इमोशनल नहीं होना है, आपको प्रैक्टिकल होना है। स्वच्छ भारत मिशन का ये टॉपिक है, इसका आंसर मैं आपको बताऊंगा नहीं, वीडियो को पॉज करिए और इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताइए कि क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर, क्योंकि ये टॉपिक कई बार मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। नेक्स्ट जो हम लोग को देखने को मिल रहा है, ये लिख लो भैया, कोडेक्स कमेटी। कोडेक्स कमेटी किससे एसोसिएटेड है? न्यूट्रिशन एंड फूड फॉर स्पेशल डाइटरी यूज। तो ये कोडेक्स कमेटी हम लोग को देखने को मिल रही है। तो कोडेक्स कमेटी ऑन न्यूट्रिशन एंड फूड फॉर स्पेशल डाइटरी यूज, ये पार्ट है कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन का, जो फोकस करती है पूरे दुनिया भर में फूड के स्टैंडर्ड्स जो है वो बरकरार रहे स्पेशल डाइटरी प्रोडक्ट्स के लिए। कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन एस्टैब्लिश हुआ था 1963 में FAO के द्वारा और WHO के द्वारा। फिर इंडिया एक्टिवली पार्टिसिपेट करी है, इंडिया ने 44 सेशन में इसके, और जिसमें फोकस किया गया है कि हम अपडेट करें प्रोबायोटिक गाइडलाइंस को और पूरे दुनिया भर में फूड ट्रेड से रिलेटेड रूल्स रेगुलेशन जो है वो तैयार करें। स्वच्छ भारत मिशन से रिलेटेड एक मेंस का आपके लिए क्वेश्चन है, ट्राई करिएगा क्वेश्चन का आंसर देने की। एंड हैप्पी दशहरा टू ऑल ऑफ यू एंड योर फैमिली गाइज। और अब मैं मिलूंगा आपसे मंडे वाले दिन, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड गाइज, जय हिंद।